नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून में लगभग 18,000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद की लोक लेखा समिति के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए कहा, संसदीय प्रणाली में विवेक, बुद्धिमानी और शिष्टाचार को बनाए रखने के लिए लोक लेखा समिति का महत्वपूर्ण स्थान है। गृह मंत्री अमित शाह आज राजस्थान में सीमा सुरक्षा बल के जवानों के साथ सुरक्षा स्थिति का जायजा लेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सरकार का 2024-25 तक 35,000 करोड़ के रक्षा निर्यात का लक्ष्य है। भारत रूस संयुक्त उद्यम रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए तैयार। उत्तर प्रदेश के अमेठी में 5 लाख से अधिक AK-203 राइफल्स का निर्माण। देश में अब तक 126 करोड़ 53 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.35% हुई। मुंबई में भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी में 325 रन बनाए। BWF वर्ल्ड टूर बैडमिंटन फाइनल्स के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में PV सिंधु का मुकाबला जापान के अकाने यामागुची से और पुरुष सिंगल्स में भारत के लक्ष्य सेन राउंड मैच में डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन से खेलेंगे। पुरुष जूनियर विश्व कप हॉकी प्रतियोगिता में रविवार को फाइनल में जर्मनी का सामना अर्जेंटीना से, जबकि भारत कांस्य पदक के लिए फ्रांस से मुकाबला करेगा। दोपहर समाचार में नीलम मलकानिया के साथ मैं लवली निगम। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तराखंड में करीब 18,000 करोड़ रुपए की लागत वाली कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। श्री मोदी इस समय उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन। ये काम तेजी से किया जा रहा है और ये काम कितना अहम है, ये उत्तराखंड का हर परिवार, फौज में अपने बच्चों को भेजने वाला परिवार ज्यादा अच्छी तरह समझ सकता है। साथियों, एक समय पहाड़ पर रहने वाले लोग विकास की मुख्य धारा से जुड़ने का सपना ही देखते रह जाते थे। पीढ़ियां बीत जाती थी। वो यही सोचते थे, हमें कब पर्याप्त बिजली मिलेगी, हमें कब पक्के घर बनकर मिलेंगे, हमारे गांव तक सड़क आएगी या नहीं आएगी, अच्छी मेडिकल सुविधा मिलेगी या नहीं, और पलायन का सिलसिला आखिरकार कब रुकेगा। जाने कितने ही प्रश्न यहां के लोगों के मन में थे। लेकिन साथियों, जब कुछ करने का जुनून हो, तो सूरत भी बदलती है और सीरत भी बदलती है। सूरत भी बदलती है और सीरत भी बदलती है। और आपका ये सपना पूरा करने के लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आज सरकार इस बात का इंतजार नहीं करती कि नागरिक उसके पास अपनी समस्या लेकर आएंगे, तब सरकार कुछ सोचेगी और कदम उठाएगी। अब सरकार ऐसी है
जो सीधे नागरिकों के पास जाती है। आप याद करिए, एक समय था जब उत्तराखंड में 1.25 लाख घरों में 1.25 लाख घरों में नल से जल पहुंचता था। आज 7.5 लाख से भी अधिक घरों में नल से जल पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री मंगलवार को उत्तर प्रदेश में गोरखपुर का दौरा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी 9,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। इसकी आधारशिला 22 जुलाई 2016 को रखी गई। 30 वर्षों से अधिक समय से बंद पड़े इस संयंत्र को दोबारा शुरू किया गया है। गोरखपुर संयंत्र प्रति वर्ष 12.7 लाख मीट्रिक टन स्वदेशी नीम लेपित यूरिया उत्पादन करेगा। प्रधानमंत्री 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान गोरखपुर को पूर्ण रूप से राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसकी स्थापना प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत की गई है। प्रधानमंत्री आईसीएमआर के क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र के नए भवन का भी उद्घाटन करेंगे। इस क्षेत्र में मस्तिष्क ज्वर की चुनौती से निपटने में इस केंद्र का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। समाचार कक्ष से फरहत नाज। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि संसदीय प्रणाली में विवेक, बुद्धिमानी और शिष्टाचार को बनाए रखने के लिए लोक लेखा समिति पीएसी का महत्वपूर्ण स्थान है। संसद के केंद्रीय कक्ष में आयोजित लोक लेखा समिति के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए श्री कोविंद ने कहा कि गांधी जी ने सार्वजनिक जीवन में साफ सुथरी छवि के लिए लेखा जोखा रखना आवश्यक माना। Gandhi is considered account keeping as essential to a clean public life as cleanliness is in social life. The PAC has lived up to such lofty ideals and expectations. Its record over the decades has been commendable and exemplary. श्री कोविंद ने कहा कि लोक लेखा के दर्शन को कौटिल्य के समय से ही नहीं बदला गया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि लोक लेखा समिति की रिपोर्ट हमेशा व्यवस्था में सुधार का प्रयास करती है। श्री नायडू ने सुझाव दिया कि संसद की बैठक 1 वर्ष में 100 दिन की होनी चाहिए। Though it is in the nature of working of the PAC to be critical in its approach, we have struck a balance and functioned as a partners with government in the common endeavor of bringing out improvements in the existing system. All these years, PAC has detected many financial irregularities, procedural lapses, executive delays, and even cases of lack of coordination between different government departments. It has also earned a reputation of impartiality, firmness, and grasp of details. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि लोक लेखा समिति संसद की सबसे महत्वपूर्ण समितियों में से एक है। उन्होंने पीएसी सदस्यों को समर्पित भाव से काम करने के लिए बधाई दी। आज हमारी संसद एवं देश की सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है, जब भारत की संसद की लोक लेखा समिति की स्थापना के शताब्दी वर्ष समारोह में हम शामिल हो रहे हैं। लोक लेखा समिति संसद की सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली समिति में एक है, जिसने अपने स्थापना काल से ही लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही को सुनिश्चित करने का काम किया है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि पीएसी सरकारी धन की पारदर्शिता और जवाबदेही को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि समिति हमेशा निष्पक्ष तरीके से काम करती है। The PAC is a macrocosm of parliament as the parties and groups find representation on it largely in proportion to their strength in the House. The committee, however, works on non-party lines with a spirit of dedication and service to the country. This has enabled the committee to function as a united team and adhere to the healthy convention of submitting unanimous reports which truly reflect the non-partisan spirit of the committee. राष्ट्रपति ने इस अवसर पर समिति के 100 गौरवशाली वर्षों पर प्रकाशित एक विशेष स्मारिका का विमोचन भी किया। श्री कोविंद ने 1921 से 2021 तक पीएसी के ऐतिहासिक क्षणों को दर्शाने वाली एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया।
ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज राजस्थान के दौरे पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 2 दिवसीय दौरे पर वो जैसलमेर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट सीमा चौकी पर बीएसएफ जवानों के साथ एक रात बिताएंगे। जैसलमेर पहुंचने के बाद गृह मंत्री तनोट जाएंगे, वहां भी तनोट माता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। के बाद उनका अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जाने का कार्यक्रम है। श्री शाह अंतर्राष्ट्रीय सीमा की रक्षा कर रहे बीएसएफ जवानों से रूबरू होंगे और सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करेंगे। गृह मंत्री बीएसएफ जवानों द्वारा की जा रही रात्रि गश्त को करीब से देखेंगे और रात्रि में वहीं विश्राम करेंगे। श्री शाह जैसलमेर में कल सुबह आयोजित होने वाली बीएसएफ की 57वीं स्थापना दिवस परेड में मुख्य अतिथि होंगे। इस कार्यक्रम के बाद गृह मंत्री जयपुर आएंगे, जहां वे प्रदेश भाजपा द्वारा आयोजित 2 समारोहों को संबोधित करेंगे। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार का उद्देश्य 2024-25 तक 35,000 करोड़ रुपए के रक्षा निर्यात के लक्ष्य को हासिल करना है। श्री सिंह ने कहा कि भारतीय निर्यात को बढ़ावा देना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि देश को आयातक की बजाय पूरी तरह निर्यातक बनाना है। सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स द्वारा आयोजित एक समारोह में श्री सिंह ने कहा कि रक्षा मंत्रालय ने अगले 5 वर्षों के लिए 500 करोड़ रुपए के बजट की एक योजना को मंजूरी दी है, जो 300 स्टार्टअप, लघु, सूक्ष्म और मझौले उद्यमों, नवोन्मेषकों और 20 साझेदारों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। आज दुनिया में छोटी घड़ी से लेकर बड़े जहाज तक जितनी भी छोटी बड़ी टेक्नोलॉजीज हैं, उनकी शुरुआत किसी समय लो स्केल पर ही हुई थी। ऐसे में आप भी डिफेंस टेक्नोलॉजीज की रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करके आने वाले समय में अपनी और राष्ट्र की सुरक्षा और प्रगति का मार्ग प्रशस्त आप कर सकते हैं। और हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि लार्ज इंडस्ट्रीज और एमएसएमई एक दूसरे के को सप्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। यदि डिजाइन और डेवलपमेंट के लिए बड़ी इंडस्ट्री हैं, तो कंपोनेंट्स और सब सिस्टम्स की सप्लाई के लिए एमएसएमईज हैं। दोनों के बीच फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस हैं। दोनों मिलकर हमारी सिक्योरिटी और देश की इकोनॉमिक कंडीशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। सरकार ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के कोरबा में 5 लाख से अधिक AK-203 राइफलों का उत्पादन शुरू करने की मंजूरी दी है। ये पहल रक्षा क्षेत्र में खरीद फरोख्त मेक इन इंडिया के प्रतिमान को दर्शाती है। हमारे संवाददाता ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि राइफलों का उत्पादन रूस की साझेदारी में किया जाएगा और ये रक्षा क्षेत्र में दोनों देशों के बीच प्रगाढ़ होती साझेदारी को भी दर्शाता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आगामी भारत यात्रा के क्रम में आकाशवाणी समाचार ने भारत रूस संबंधों पर कार्यक्रमों की एक श्रृंखला शुरू की है। आज हम अपने श्रोताओं को बताएंगे कि कैसे भारत रूस संयुक्त उद्यम रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। परियोजना के तहत उत्तर प्रदेश के अमेठी में 5 लाख से अधिक AK-203 राइफलों का निर्माण किया जाएगा, जिसमें मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा और भारत के रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के लिए एक प्रमुख केंद्र बनने का मार्ग प्रशस्त करेगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव कल भारत की यात्रा पर आएंगे। वे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मिलेंगे और भारत रूस के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में हिस्सा लेंगे। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून में लगभग 18,000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद की लोक लेखा समिति के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए कहा, संसदीय प्रणाली में विवेक, बुद्धिमानी और शिष्टाचार को बनाए रखने के लिए लोक लेखा समिति का महत्वपूर्ण स्थान है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सरकार का 2024-25 तक 35,000 करोड़ के रक्षा निर्यात का लक्ष्य है। भारत रूस संयुक्त उद्यम रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए तैयार। उत्तर प्रदेश के अमेठी में 5 लाख से अधिक AK-203 राइफल्स का निर्माण। मुंबई में भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी में 325 रन बनाए। और पुरुष जूनियर विश्व कप हॉकी प्रतियोगिता में रविवार को फाइनल में जर्मनी का सामना अर्जेंटीना से होगा, जबकि भारत कांस्य पदक के लिए फ्रांस से मुकाबला करेगा। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 126 करोड़ 53 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में 73,63,000 से अधिक टीके लगाए गए। मंत्रालय ने कहा कि पिछले 24 घंटों के दौरान 8,190 मरीज ठीक हुए। स्वस्थ होने की दर 98.35% है। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का संक्रमण रोकने के लिए सभी जरूरी उपाय करने को कहा है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित लोगों के उपचार के तौर तरीकों के लिए योजना बनाने को कहा है। आज बेंगलुरु में मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने बताया कि अधिकारियों से अन्य देशों के उपचार के तौर तरीकों के बारे में पता लगाने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि ऐसी जानकारी मिली है कि डेल्टा संक्रमितों की तरह ही ओमिक्रॉन संक्रमितों का इलाज हो सकता है। उन्होंने बताया कि स्कूलों और कॉलेज के छात्रावासों तथा अपार्टमेंट में क्लस्टर प्रबंधन शुरू किया गया है। दोनों टीके लगवा चुके लोगों को ही बैठक आयोजित करने और सार्वजनिक स्थानों पर जाने की अनुमति दी गई है। मुंबई में भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन ताजा समाचार मिलने तक न्यूजीलैंड ने 6 विकेट पर 38 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने पहली पारी में 325 रन बनाए। न्यूजीलैंड की ओर से एजाज पटेल ने सभी 10 विकेट लिए। BWF वर्ल्ड टूर बैडमिंटन फाइनल्स के महिला सिंगल्स में 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता PV सिंधु आज जापान के अकाने यामागुची के साथ सेमीफाइनल खेलेंगे। इस बीच पुरुष सिंगल्स में भारत के लक्ष्य सेन आज ओलंपिक चैंपियन डेनमार्क के ही विक्टर एक्सेल्सन से खेलेंगे। पुरुषों की जूनियर विश्व कप हॉकी टूर्नामेंट में रविवार को फाइनल मुकाबले में जर्मनी और अर्जेंटीना आमने सामने होंगे। कांस्य पदक के लिए भारत का मुकाबला फ्रांस से होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। ये आकाशवाणी है। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ। एक राष्ट्र का जन्म। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संग्राम की एक झलक लेकर आता है। आदिवासी ने सूर्य मानसों ने भगवान मामोरे। आज की इस कड़ी में हम याद कर रहे हैं महान स्वतंत्रता सेनानी और भारत के रॉबिन हुड कहे जाने वाले टंट्या भील को। ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष करते हुए वे 4 दिसंबर 1889 को शहीद हो गए थे। टंट्या भील ने 12 साल तक ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष किया। अदम्य साहसी टंट्या भील में विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने का जुनून था।
टंट्या भील का जन्म मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के बडाडा गांव में हुआ था। वे अंग्रेजों को सबक सिखाना चाहते थे और समतावादी समाज का सपना साकार करना चाहते थे। भारत को अंग्रेजों की अधीनता से मुक्त कराने के जोश और जुनून भरे अपने कारनामों के कारण वे बार बार पकड़े गए और कई बार जेल तोड़कर भाग भी निकले। वे एक कुशल निशानेबाज और गुरिल्ला योद्धा थे। दावा या फलिया उनका मुख्य हथियार था और बाद में उन्होंने बंदूक चलाना भी सीख लिया था। अपनी युवावस्था से जीवन भर घने जंगलों, घाटियों और पहाड़ों में रहने वाले टंट्या ने शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य की पुलिस और होलकर राज्य की सेनाओं से लोहा लिया। टंट्या ने कई बार पुलिस को चकमा दिया। अंग्रेज काजे मामू जुल्म घणो डायो रे, टंट्या मने हाथो मागोरी बने दुआरे, टंट्या मने हाथो मागोरी बने दुआरे। टंट्या ब्रिटिश सरकार के खजाने और उनके समर्थकों की संपत्ति को लूटकर गरीबों और जरूरतमंदों में बांट देते थे। वे लोगों में मामा के नाम से लोकप्रिय थे। इंदौर की सेना के एक अधिकारी ने टंट्या को क्षमा का वादा किया, लेकिन धोखे से उन्हें जबलपुर ले जाया गया। वहां उन पर मुकदमा चलाया गया और 4 दिसंबर 1889 को फांसी दे दी गई। हम इस देशभक्त को नमन करते हैं। आज ही जन्म हुआ था स्वतंत्रता सेनानी और भारतीय गणराज्य के 8वें राष्ट्रपति रामास्वामी वेंकटरामन का। वे एक सच्चे राष्ट्रवादी थे। धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और अहिंसा के गांधीवादी सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले वेंकटरामन मूल रूप से मानवतावादी थे। वेंकटरामन का जन्म मद्रास प्रेसिडेंसी में तंजौर जिले के पास पट्टुकोट्टई के राजामदम गांव में हुआ था। उन्होंने लॉ कॉलेज मद्रास से कानून में योग्यता प्राप्त की। वेंकटरामन को 1935 में मद्रास उच्च न्यायालय में नामांकित किया गया था। कानून की प्रैक्टिस करते हुए वेंकटरामन ब्रिटेन की औपनिवेशिक अधीनता से भारत की स्वतंत्रता के आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित हुए। उन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया, जिसके लिए उन्हें 2 साल के लिए जेल भेज दिया गया। 1946 में जब ब्रिटिश शासन से भारतीय हाथों में सत्ता का हस्तांतरण नजदीक था, भारत सरकार ने वेंकटरामन को जापान के सहयोग के अपराध में भारतीय सैनिकों की पैरवी के लिए मलाया और सिंगापुर भेजे जाने वाले वकीलों के पैनल में शामिल किया। बाद में वे संविधान सभा के लिए भी चुने गए। वेंकटरामन 4 बार लोकसभा के लिए चुने गए और उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री के रूप में काम किया। 1984 में वे भारत के 7वें उपराष्ट्रपति बने। 1987 में वे भारत के 8वें राष्ट्रपति बने और 1992 तक इस पद पर रहे। The dignity of the nation and the individual rest in no small measure upon a strong and vibrant democratic institution. These in turn are closely linked with certain sound and lasting values in our public life. My government will fight those trends which have in recent years sapped our democratic institutions of their vitality and strength. 27 जनवरी 2009 को उनका निधन हो गया। रामास्वामी वेंकटरामन आजीवन लोक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध रहे। महान राष्ट्रवादी रामास्वामी वेंकटरामन को हमारा नमन। आज हम शहीद फिरंगोजी शिंदे को भी याद कर रहे हैं, जिनकी मृत्यु 4 दिसंबर 1857 को हुई थी। महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के गिरगांव में बाजी शिंदे के यहाँ जन्मे फिरंगोजी एक किसान थे। उन्होंने दिसंबर 1857 में कोल्हापुर के महाराजा चीमा साहेब की गिरफ्तारी के बाद कोल्हापुर महल में ब्रिटिश सेना के शिविर पर हमले में भाग लिया था।
वे 4 दिसंबर 1857 को लड़ाई में शहीद हो गए। आकाशवाणी इस शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला की ये कड़ी समाप्त हुई। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी आजादी की विजय श्रृंखला और संस्कृतियों का महासंगम कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। आज से शुरू आजादी की विजय श्रृंखला इस महीने की 10 तारीख तक चलेगी। आज का संस्कृति संदेश समर्पित है सदाबहार अभिनेता शशि कपूर को। शशि कपूर का जन्म 18 मार्च 1938 को जाने माने अभिनेता पृथ्वीराज कपूर के घर कलकत्ता में हुआ था। इनका असली नाम बलबीर राज कपूर था। मुंबई के डॉन बॉस्को स्कूल से पढ़ाई पूरी कर इन्होंने भी अपने पिता और भाइयों के नक्शे कदम पर चलते हुए फिल्मों में अपनी तकदीर आजमाई। शशि कपूर ने 40 के दशक से ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। शुरू में इन्होंने कई धार्मिक फिल्मों में भूमिकाएं निभाई। शशि के बड़े भाई राज कपूर ने उन्हें 1948 में बनी फिल्म आग और उसके बाद 1951 में बनी फिल्म आवारा में काम करने का मौका दिया। आवारा में शशि कपूर ने राज कपूर के बचपन का रोल किया था। 1965 का साल उनके लिए बहुत खास रहा। इसी साल यश चोपड़ा ने उन्हें भारत की पहली मल्टी स्टार अखियां मिलाना। जब जब फूल खिले हसीना मान जाएगी और प्यार का मौसम जैसी फिल्मों ने शशि कपूर को एक चॉकलेटी हीरो के रूप में स्थापित कर दिया। फिल्मों में शशि कपूर के योगदान को देखते हुए 2010 में उन्हें फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया। इसके बाद भारत सरकार ने भी 2011 में उन्हें पद्म भूषण और 2015 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देकर सम्मानित किया। अपने खास अंदाज में 6 दशक तक लोगों के हमराह बने शशि कपूर ने 4 दिसंबर 2017 को दुनिया को अलविदा कह दिया और उनके चाहने वाले उन्हें पुकारते रह गए। अब एक नजर आज के मौसम पर। राजधानी दिल्ली में मौसम साफ है। मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में बादल छाए रहेंगे। चेन्नई में हल्की वर्षा हो सकती है। श्रीनगर, जम्मू, गिलगित और मुजफ्फराबाद में बादल छाए रहेंगे। लेह में हल्की वर्षा या बर्फबारी का अनुमान है। विशाखापत्तनम, हैदराबाद, बेंगलुरु में बादल छाए रहने और तिरुवनंतपुरम तथा पुदुचेरी में हल्की वर्षा होने का अनुमान है। देश के पूर्वोत्तर हिस्से गुवाहाटी, शिलंग, कोहिमा, आइजोल, ईटानगर और गंगटोक में बादल छाए रहेंगे। इम्फाल और अगरतला में वर्षा होने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून में लगभग 18,000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद की लोक लेखा समिति के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए कहा, संसदीय प्रणाली में विवेक, बुद्धिमानी और शिष्टाचार को बनाए रखने के लिए लोक लेखा समिति का महत्वपूर्ण स्थान है। गृह मंत्री अमित शाह आज राजस्थान में सीमा सुरक्षा बल के जवानों के साथ सुरक्षा स्थिति का जायजा लेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सरकार का 2024-25 तक 35,000 करोड़ के रक्षा निर्यात का लक्ष्य। भारत रूस संयुक्त उद्यम रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए तैयार। उत्तर प्रदेश के अमेठी में 5 लाख से अधिक AK-203 राइफल्स का निर्माण। देश में अब तक 126 करोड़ 53 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। मुंबई में भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरे अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी में 325 रन बनाए।
इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।